ये सब तो हमने कर लिया था ना। पोषण ज्ञान नीति आयोग का ये भी कर लिया था। मेगा फूड पार्क इंडिया और इटली, ये सब हो गया था। हीरो ग्रुप, ये सब हो चुका था ना। गाजियाबाद इशूज फर्स्ट इंडिया फर्स्ट म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड, ये भी हमने कर लिया था। फेसबुक और क्लीन मैक्स वाला भी हमने कवर किया था। ये हो गया सारा नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल पढ़ इंटर रहे हैं। अच्छा, नेशनल पूरा ही हो चुका था। यस सर, ओके। यस सर। ओके द फाइन। नाइन्थ नाइन्थ इंटरनेशनल, नाइन्थ पॉइंट। ओके, ये सब भी हो चुका था। नाइन्थ पॉइंट एशियन मीट के बाद बाद में। तो ये हो गया एशियन मीट। अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ था? एशियन मीट हुआ था 2021 में सर। वहाँ तक क्या, एट्थ एट्थ पॉइंट सर। हाँ, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था ना, अब यहाँ से करना हम लोगों को। सर इंटरनेशनल न्यूज हो गया सारा। हाँ, फिर जो आपको याद करने वाला है ना, वो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको वहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। और कल मैं क्वेश्चंस नहीं दे पाया था, तो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और परसों वाले का जो आंसर है वो भी मैं आज अपलोड कर दूंगा। ठीक। लेट्स सी द अपॉइंटमेंट। देखिए, जो अप्रैल मंथ का हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अप्रैल मंथ में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। क्यों? अप्रैल मंथ में इस तरीके का जो स्टैटिक क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल और मई के टाइम पे देश मतलब सेकंड फेज ऑफ कोविड चल रहा था। तो उस समय सिर्फ और सिर्फ कोविड। आपको कोविड रिलेटेड न्यूज है, तो कोविड रिलेटेड न्यूज अब बहुत पुराना हो चुका है। तो वो ज्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं जा रहा है। अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है ना, वैसा कोई कोविड रिलेटेड न्यूज पूछा नहीं गया है। ठीक है, वो वैक्सीन वगैरह से जो रिलेटेड न्यूज है वो हम लोग कवर कर लेंगे। अब जो एक ही तरीके का कि वो कुछ स्टार्ट किया गया था कोविड से रिलेटेड, अब उसमें बार बार उसमें चेंजेज आया था वैक्सीन में। तो उन सब न्यूज को उस समय वो काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज के टाइम पे, आज के सिनेरियो में उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उन सब चीजों को अवॉइड कर रहे हैं। चलिए। अजय सेठ takes over as the new economic affairs secretary. So Ajay Seth takes charges as the new secretary of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance in New Delhi. तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो उनका नाम क्या है? अजय सेठ। दे ऑल आर IAS ऑफिसर। ही रिप्लेसेस तरुण बजाज, हु मूव्ड एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और तरुण बजाज अभी क्या बने हैं? तो रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Vanita Gupta becomes the first Indian American to be US Associate Attorney General. तो अब ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है वानिता गुप्ता का। वानिता गुप्ता को आपको नाम याद रखना होगा। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी US Associate Attorney General. तो सिविल राइट लॉयर वानिता गुप्ता मेड हिस्ट्री when United States Senate voted to confirm her as Associate Attorney General. So it's a very pride moment for all of us कि वानिता गुप्ता जो है वहाँ की यूएस की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल उनको अपॉइंट किया गया है। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू सर्व एज द यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स। तो नाम आप लोग याद रखेंगे, वानिता गुप्ता। देन एक्सिस बैंक बोर्ड अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चौधरी एज द MD एंड CEO। तो ये पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि बहुत बार ये चीज आया हुआ। अमिताभ चौधरी MD और CEO एक्सिस बैंक के। प्राइवेट सेक्टर लेंडर एक्सिस बैंक बोर्ड हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चौधरी as its managing director and CEO for 3 years with effect from January 1, 2022. Then Comptroller and Auditor General GC Murmu appointed as an external auditor by OPCW. अब OPCW क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो इंडियाज कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल GC Murmu has been appointed as the external auditor by Hague-based Conference of State of Parties for the Conference of Parties of OPCW, that is Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. तो आपसे सीधा ये पूछा जाएगा कि किसको अभी एक्सटर्नल ऑडिटर बाय OPCW अपॉइंट किया गया है, तो CAG दैट इज GC मुर्मू का अपॉइंट किया गया। India was also elected as a member of the Executive Council of the OPCW representing Asia Group for another 2 years term during the OPCW Conference of State Parties. तो यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट किया गया था 2 साल के टर्म्स के लिए। एशिया ग्रुप में इंडिया को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फॉर्म में यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था। और OPCW का एक्सटर्नल ऑडिटर किसको बनाया गया है? तो CAG GC मुर्मू को बनाया गया। तो दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। OPCW क्या है? एक प्रेस्टिजियस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द एलिमिनेशन ऑफ केमिकल वेपन्स।
तो आपसे अगर ये सब न्यूज ना पूछ के आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है OPCW इज, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो इस तरीके से भी न्यूज पूछा जाता है कि आपसे ये नहीं पूछा गया कि जीसी मुर्मू को अपॉइंट किया गया था, लेकिन OPCW वाज समवेयर इन द न्यूज, तो आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया जाएगा OPCW क्या है। तो OPCW एक प्रेस्टिजियस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ केमिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स के एलिमिनेशन के लिए दे आर वर्किंग। टीवी सोमनाथन named as finance secretary. Recently, the Appointment Committee of the Cabinet (ACC) has approved the appointment of Expenditure Secretary TV Somnathan as the Finance Secretary. He will take charge as the Finance Secretary, a position earlier held by Ajay Bhushan Pandey. ये Ajay Bhushan Pandey is my uncle. And ये पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अभी हट गया। अभी फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो टीवी सोमनाथन, मैं सेकंड कजिन अंकल अजय भूषण पांडे। तो फाइनेंस सेक्रेटरी आपको याद रखना होगा। और ये सब देखिए, ये सब रेगुलरली चेंज होते रहता है। एग्जाम से पहले जस्ट बी अपडेटेड कि अभी फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। डैश इज अपॉइंटेड एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी। तो एग्जाम से जस्ट पहले ये सब आपको रिकॉल करना ही करना है। तो आप लोग कहीं पे लिख लीजिए, जहां भी आप ये सब नोट कर रहे हैं ना, वहां पे लिख लीजिए कि जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन आपको किस किस पॉइंट्स पे वर्क करना है। तो ये अपॉइंटमेंट होता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स वगैरह सब होता है। तो वहाँ पे आपको उन सब चीज़ों को देखना होगा कि अभी कहीं पे चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं, कहीं पे जजेज का ट्रांसफर होता है, सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट के जजेज का ट्रांसफर होता है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट न्यूज होता है ना, ये एग्जाम के जस्ट पहले आपको ये सब देखना होता है। इमरान खान, अरे इमरान आपका नाम आ गया, क्या बात है, आपने बताया नहीं। इमरान खान हैज अपॉइंटेड शौकत तरीन एज न्यू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो शौकत तरीन पाकिस्तान के नए फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं। किसने अपॉइंट किया? तो इमरान खान ने अपॉइंट किया। Then AJ Uday Kumar, the former Indian Davis Cup has passed away recently. अब ये पर्सन इन न्यूज हम लोग कर रहे हैं, तो ठीक है, आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि AJ उदय कुमार, द फॉर्मर इंडियन डेविस कपर, हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स? तो डेविस कप इज द प्रीमियर इंटरनेशनल टीम इवेंट इन मेंस टेनिस। तो आपको पता होगा डेविस कपर का बात हो रहा है, तो ये टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, या तो आपको नाम दे दिया जाएगा और स्पोर्ट्स पूछा जाएगा, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपसे नाम पूछा जाएगा कि डैश है द डेविस कपर हैज रिसेंटली पास्ड अवे, ही बिलोंग हिज नेम इज। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि एजे उदय कुमार। रिसेंटली फॉर्मर वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर यूएन जुआंग फुंग हैज स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। अब वियतनाम के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं यून यांग सुंग। अब इनका नाम आपको याद रखना है, ये इनका क्या रियल प्रोनाउंसिएशन होता है, ये वियतनामीज लोग ही आपको अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। बट हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो हमें किसी भी तरीके से इस नाम को याद कर लेना है। वियतनाम का कैपिटल हानोई एंड वियतनाम की करेंसी वियतनामीज डोंग। तो आपको एग्जाम में वियतनामीज नहीं लिखा रहेगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें एक रहेगा डोंग। तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि वियतनाम का जो करेंसी वो डोंग है, ठीक है। इसलिए याद करते समय ये नहीं करिएगा कि अच्छा वियतनामीज पूछा जाएगा, वियतनामीज डोंग, तो हम उसको करेक्ट कर देंगे, ऐसे नहीं पूछा जाता है। इंडिया फर्स्ट फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर चंद्र नायडू पासेस अवे। इंडिया की पहली फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर का नाम क्या? चंद्र नायडू। तो चंद्र नायडू इंडिया फर्स्ट फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर एंड डॉटर ऑफ इंडिया फर्स्ट टेस्ट कैप्टन सीके नायडू हैज पास्ड अवे रिसेंटली। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चंद्र नायडू कौन थी? तो इंडिया के पहले टेस्ट कैप्टन की डॉटर, नेम सीके नायडू, ठीक है। सोमा मंडल बिकम्स स्कोप्स फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन। अब ये स्कोप्स क्या है? तो स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो रिसेंटली चेयरपर्सन ऑफ सेल सोमा मंडल हैज टेकन ओवर एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि सोमा मंडल बिकम्स स्कोप्स फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन। द फुल फॉर्म ऑफ स्कोप आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर एस स्टैंड। तो आपको बताना होगा स्टैंडिंग, तो आपको पूरा ये याद ही करना है। स्कोप का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। और प्रदीप कुमार दास हैज टेकन ओवर एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द स्कोप। So this is not important. Soma Mandal is important, and the full form of scope is important. That is Standing Conference of Public Enterprises. Then World Autism Day
कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 2 अप्रैल एवरी ईयर। दिस ईयर द वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेशन फोकसेस ऑन इंक्लूजन इन द वर्कप्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। तो इस साल का जो फोकस था वो क्या था? इंक्लूजन इन द वर्कप्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। तो हर जगह ये पैंडेमिक से रिलेटेड बातें हो रही थी और ये अप्रैल में, मई में ये पूरा इसी से भरा पड़ा था न्यूज। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। Easter celebrated on 4th April 2021. Recently, the Easter festival has been celebrated across the world on 4th April 2021. Easter festival आपसे तब पूछा जाएगा कब सेलिब्रेट किया गया, तो 4th अप्रैल 2021। वर्ल्ड हेल्थ डे, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है इसका थीम क्या था इस बार का। तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7th अप्रैल। पर्पस, वर्ल्ड हेल्थ डे इज अ डे टू reaffirm our gratitude and appreciation to all those who work day and night to keep our planet healthy। तो इसका पर्पस क्या है कि उनको ग्रेटिट्यूड देना और एक तरीके का एप्रिसिएशन देना। इनको, उन लोगों को जो डे एंड नाइट काम करते हैं टू कीप आवर प्लैनेट हेल्दी। तो वर्ल्ड हेल्थ डे है ना, इस तरीके से आपसे इसका पर्पस भी पूछा जा सकता है। थीम इस बार का क्या था 2021 का? तो इज बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। थीम क्या था 2021 का? इज बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21st of March। तो एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21st of March को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार का क्या था? यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। इस बार का जो थीम था 2021 का, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्या थीम था? यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। देन वर्ल्ड हेरिटेज डे, मैंने आपको कल बताया था 18 अप्रैल, माय बर्थडे। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इस दिन आप अगर किसी भी मॉन्यूमेंट्स और साइट पे विजिट करते हैं तो आपको वहाँ का फी नहीं देना होगा। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपको जैसे जयपुर वगैरह अगर आप घूमने जाते हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, दिल्ली में तो बहुत अच्छा अच्छा मॉन्यूमेंट्स है, तो वहाँ पे आपका एंट्री फीस कहीं पे 100 रुपया होता है, कहीं पे 150 200 ऐसे होता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे के दिन ना ये फी 0 होता है, इस दिन फी नहीं लगता है। ठीक है, तो अगर आप लोग कभी प्लान बनाए कि हाँ मुझे फ्री में घूमना है, तो जस्ट प्लान ऑन 18 अप्रैल। International Day for Monuments and Site is being marked by United Nations on 18th April every year। थीम इस बार का क्या था? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। जो हमारा पास्ट था वो काफी कॉम्प्लेक्स था और जो फ्यूचर है वो काफी डाइवर्स है। तो इस बार का ये इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स का, वर्ल्ड हेरिटेज डे का इस बार का थीम था। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया गया है, तो 24 अप्रैल टू 30 अप्रैल। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोविड से रिलेटेड है और वैक्सीन से रिलेटेड है। इस पर थीम जो था ये वैक्सीन से रिलेटेड है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। और थीम क्या था 2021 का? वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर। थीम क्या था? प्रोमोट द यूज ऑफ वैक्सीन। ये क्यों बोला है वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर? क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग इतना हम लोग सुन लिए हैं कि लोग दूर दूर रहने लगे, तो वैक्सीन सबको लगेगा तो दे विल कम क्लोजर, वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर। एम क्या है? प्रोमोट द यूज ऑफ वैक्सीन टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस अगेंस्ट डिजीज। नाउ 25th अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन, अच्छा रीचिंग जीरो हमने देखा था ना, मलेरिया का हमारा जो थीम है, टारगेट भी था। तो डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, चेयर्ड द रीचिंग जीरो फोरम ऑन मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 22 अप्रैल। थीम इस बार का क्या था? रीस्टोर आवर अर्थ, अपने अर्थ को रीस्टोर करने की बारी आ चुकी है। नाउ विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21, मुंबई क्लिंच द 4th टाइटल। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? तो मुंबई ने जीता। मुंबई वोन देयर 4th विजय हजारे ट्रॉफी। अब विजय हजारे ट्रॉफी किस फील्ड से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? सबको पता होगा। क्रिकेट। यस, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि ये सब काफी इजी न्यूज है,
अब सीधा आपसे यही पूछा जाएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी अभी 4th टाइटल किसने जीता है, तो इस साल का किसने जीता, मुंबई ने जीता है। अर्जुन कल्याण becomes India's 68th Grandmaster. Arjun Kalyan becomes India's 68th Grandmaster in the ongoing Grandmaster Round Robin Ruzna Jora 3 2021 tournament at Siberia. कल हम लोग साइबेरिया से रिलेटेड कुछ न्यूज किए थे क्या? सॉरी, यस सर, ये यस तो सर, सर्बिया है, साइबेरिया से लेक रशिया में, लेक बाइकल, लेक बैकाल, वंडरफुल। ओके, दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। सुरेश रैना का मेमोयर आया है, बिलीव टू रिलीज इन 2021। अब ये आपसे पूछा जा सकता है किस क्रिकेटर का ये मेमोयर है, तो क्रिकेटर सुरेश रैना हैज पेन्ड हिज मेमोयर बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी अलोंग विथ क्रिकेट राइटर भारत सुंदरसन। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा ये सुरेश रैना का ही पूछा जाएगा, तो जस्ट रिमेंबर कि ये बिलीव जो है ये मेमोयर किसका है, क्रिकेट रैना सुरेश रैना का है। और इन्होंने क्या लिखा है, तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। विराट कोहली बिकम्स फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 6000 रन इन आईपीएल। तो आपको पता है कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का क्या किस्मत है, ये बेचारे मैच जीत ही नहीं पाते हैं, लेकिन स्टिल विराट कोहली का तो नाम रहेगा ही रहेगा। आप लोग आईपीएल देखते हैं क्या? किसी को Yes, इंटरेस्ट sir. नहीं है? और सर देखते हैं, बट सर इस बार टाइम नहीं मिल रहा किसी को। अरे शुरू हो चुका है, 19 से शुरू हो चुका है। हाँ सर, लेकिन सर इस बार टाइम नहीं मिल रहा किसी को। कल इतना बुरी तरह हार भी गया आरसीबी। ओके, चलिए ठीक है। तो देखिए अप्रैल और मई मंथ में बहुत ज़्यादा आपको इस तरीके का करंट अफेयर्स नहीं देखने को मिलेगा। जो होगा वो मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में और भी कुछ करा दूंगा। क्वेश्चंस तो मैं आपको रेगुलरली देता रहूँगा। अब हम लोग कुछ अच्छा एमसीक्यू हम लोग यहाँ से कवर करते हैं। यस, आप सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. यस ओके, सर, यस सर। सो आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अच्छा, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ ही नहीं आया है? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आया है? प्लीज बताइए, क्वेश्चन समझ आया है क्या? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मोहसिन, आप मुझे समझाएंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये पूछना क्या चाह रहा है? सर ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर
कौन हाँ कौन सा ये इसमें से कौन आ जाता है, क्योंकि वो अभी मतलब जैसे इन्होंने लिखा है कि मैनेजेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज जो डिप्लोमेटिक नेचर के होंगे। वंडरफुल। देखिए, तो इस एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल में क्या था कि जो पैंडेमिक जो हुआ ना, इसने इंडिया को एक यूनिक स्पेस दिया है। यूनिक स्पेस किस चीज का? तो एक ऐसा स्पेस इंडिया को मिला है जिसके थ्रू इंडिया जो है अपने डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मेन स्ट्रीम में लेके आ रही है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले मेन स्ट्रीम में नहीं था, तो अब अपना किसी भी तरीके का एक यूनिक स्पेस, ये पैंडेमिक से इंडिया को ये फील हुआ कि इंडिया को इस तरीके से भी चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हर चीज फिजिकल चलता था, अब धीरे धीरे चीजें वर्चुअल होने लगी है। तो इस पैंडेमिक ने एक तरीके का थॉट प्रोसेस दिया इंडिया को। तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किस किस चीजों को साइंस एंड टेक के थ्रू अपने पॉलिसी को ऐड किया है। So the Ministry of External Affairs to manage science and technology issues in the nation's diplomatic matrix. In this context, which of the following comes under the Ministry of External Affairs? तो इस कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर ये कौन कौन सा पार्ट आता है? तो साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन आता है, तो ये आता है। ई गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन आता है, ये आता है। और न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डिवीजन, तो ये तीनों, यही तीन बस आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और ये तीनों आपको याद रखना होगा। साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन, ई गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन, एंड न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटजी टेक्नोलॉजी डिवीजन। तो डी 1 2 3 ऑल द थ्री आर करेक्ट। पैंडेमिक से इंडिया को एक काफी अच्छा ये मतलब एक थॉट आया। तो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मेन स्ट्रीम में लाया जाए इन इट्स डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन पॉलिसी। कि ई गवर्नेंस की बात नहीं हो रही, ई गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन को अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ऐड किया गया था इन द मेन स्ट्रीम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। आप सही बोल रहे हो। तभी तो ये क्वेश्चन बना है ना। ओके, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, फेम का फुल फॉर्म। 2015 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग फेम का फुल फॉर्म।
चलिए लेट्स सी द करेक्ट आंसर. यस, सबको लग रहा है सी, बट सी इज नॉट द करेक्ट आंसर. नाउ रीड इट. नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान. द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान क्या है? तो एक नेशनल मिशन डॉक्यूमेंट है जो प्रोवाइड कर रहा है रोड मैप फॉर द फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री. कि ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रोड पे लेके आएं, इसके मैन्युफैक्चरिंग को भी हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को इंक्रीज करता चले जाएं. ठीक है, तो NEMMC इस चीज़ पे फोकस कर रहा है, प्रोवाइडिंग द रोड मैप फॉर द फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री. ये ऐसे करने से, ये जो प्लान है ये क्यों डिजाइन किया गया था? ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो है ये डिजाइन किया गया, तो व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट? ये प्लान क्यों डिजाइन किया गया था? नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी के लिए, जो हमारा डिपेंडेंसी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह एंड ऑल, उस पर कम किया जाए. अफोर्डेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो वो इजीली अफोर्डेबल भी हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन भी हो. ठीक है, वहां पे फिर आपका पॉल्यूशन वाला कोई चक्कर नहीं होगा. एंड और क्या, फेम जो ये जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो आया, इसका थर्ड रीजन क्या था, थर्ड पर्पस क्या था? कि इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे एक लीडरशिप की तरह इमर्ज करे. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रोड पे लेके आएंगे, उस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करेंगे, तो वी कैन बी द लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ दिस फील्ड. हम लोग एक लीडर की तरह पूरे ग्लोबल मार्केट पे राज कर सकते हैं. तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है. द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान इज अ नेशनल मिशन डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग द रोड मैप फॉर द फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री. इसका क्या पर्पस था? National fuel security, affordable and environment-friendly transportation, and to achieve the global leadership in this field. As part of National Electric Mobility Mission Plan 2020, Ministry of Road Transport and Highways. क्या ये Ministry of Road Transport and Highways है? नहीं है. ये किस मिनिस्ट्री का, किस डिपार्टमेंट का बात हो रहा है? ये बात हो रहा है डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री. डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री उसने ये फॉर्मुलेट किया है फेम, जिसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया. फेम का फुल फॉर्म क्या है? तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया. ठीक है, तो ये किसके अंडर आता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने इस चीज को प्रमोट किया था, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे. ठीक है, schemes to promote manufacturing of electric and hybrid vehicles technology. तो सेकंड इज रॉन्ग. इसी तरीके से क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि लगता है ना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बात हो रहा है, तो करेक्ट होगा ही होगा, बट नहीं, पता होना चाहिए. चलिए ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या लेकिन हो जो गया? यस, सर जो इसकी अडॉप्टेशन है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जो फास्ट अडॉप्टेशन, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ही करेगा ना. ये क्या बोल रहा है? किसने फॉर्मुलेट किया था? ये 2015 के फॉर्मुलेशन का बात कर रहा है. यहाँ पे सर ये फॉर्मुलेशन ठीक का है बात सर, हो मैं रहा है, बोल रहा हूँ एडॉप्शन का बात नहीं हो रहा है. ये सर ये ठीक बोल रहे हो आप सर, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ. यस, एडॉप्शन की सर एडॉप्शन वो करेगा ही मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे. यस सर यस. ये फेम इंडिया कब का है? ये अभी ये प्लान आया है, ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान ये अभी यस सर ये 2020 आया है. 2020. लेकिन ये जो फेम इंडिया है ये कब का प्लान है? ये 2015 ये का प्लान है. सर 15 ये 2015 का प्लान है. ठीक है,
ये अच्छा ये कर लिया था। ओके ओके, तो करने के बाद भी सब कोई बहुत लोगों का गलत है अभी भी। PSLV क्या पढ़ा था, सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन? थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल, और ये सक्सेसफुली लॉन्च टू स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान-1। चंद्रयान-1 कब का था? चंद्रयान-1 कब का था? 2008। 88 सर। और मार्स ऑर्बिटर मॉम 13 2013। ये चंद्रयान-1 कहाँ गया था? शायद मून पे। यस, मून पे। अरे वंडरफुल, मून पे। और ये सर मार्च। मार्स। मार्स सर, ये पढ़ा था। चलिए, अरे तो इसका आंसर क्या हुआ? आंसर तो मैंने बताया नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? तो करेक्ट क्या है? 2 ओनली। Okay, चलिए let's see the correct answer regarding this. All power in a democracy ultimately belongs to country's people. We the people of India, ultimate power किसके पास है? तो country के people के पास है, तो this is correct. हाँ, फाइनेंस कमीशन में लोगों को क्या लग रहा है? It distributes. डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कैसे होता है? जो डिस्ट्रीब्यूशन आप बता रहे हो कि फाइनेंस कमीशन क्या करता है? प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस जो होता है ना, जो सेल्स एंड टैक्सेस होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है कि हर एक स्टेट से 28 स्टेट्स है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 28 स्टेट्स जो आपका जो डिवीजन होगा रेवेन्यू का फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट, उसको पहले निकाल लेंगे। जस्ट लाइक अगर 40% हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 40% डिवाइडेड बाई 28 स्टेट्स, 29 स्टेट्स, इस तरीके से आप डिवाइड करते हैं। क्या ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है फिर? सर बेस्ड ऑन एरिया पॉपुलेशन। बेस्ड ऑन बहुत कुछ, सिर्फ एरिया ऑफ पॉपुलेशन नहीं होता है, बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर, इनकम स्टेटमेंट, बहुत सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है, सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसीलिए तो फाइनेंस